Hello student, welcome to Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू यूनिट लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों आपने पिछले यूनिट काइनेमेटिक्स में पढ़ा था कि बॉडी मोशन में आती है तो उसकी स्पीड होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी, या वो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो आपने सो मेनी टर्म्स पढ़ी थी जो बॉडी के मोशन के साथ रिलेटेड थी। पर आपने उस चैप्टर में व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन इसके बारे में नहीं पढ़ा था कि बॉडी का मोशन हो क्यों रहा है, बॉडी के मोशन को करवा कौन रहा है, इसके बारे में आपने कुछ नहीं पढ़ा। और इस चीज के बारे में आप पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन में, क्योंकि यहां पे आपने पढ़ना है कॉज ऑफ मोशन कि मोशन करवा कौन रहा है। एंड हु कॉजेज द मोशन? फोर्स। बच्चे बिना फोर्स लगाए कोई भी मोशन आप नहीं करवा सकते। तो इस चैप्टर में अब नई टर्म आएगी फोर्स। तो क्या होती है फोर्स? वेल फोर्स इज पुश और पुल। या तो पुश करो या पुल करो, ठीक है, या तो धक्का मारो या खींचो, यही है फोर्स, पुश और पुल। विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो क्या करती है बॉडी की रेस्ट की स्टेट को चेंज कर सकती है या बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को चेंज कर सकती है। अब बच्चों आप खुद सोचो, अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, आपने उसको मूव करवाना है, तो बिना फोर्स लगाए क्या आप मूव करवा सकते हो? सपोज करो यहां पे एक टेबल है, उस टेबल को मूव करवाना है तो मुझे वहां बाहर से एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, मुझे उसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, तो मुझे बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। तो फोर्स लगाई और उसकी स्टेट चेंज हो गई, वो रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में आ गया। अब इससे उल्टा सोचो कि उधर से कोई बॉल मेरी तरफ आ रही है, ऐसे बहुत बड़ी बॉल मेरी तरफ आ रही है और आपने उसको रोकना है। तो रोकने के लिए भी आपको क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। तो चलाने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ रही है, रोकने के लिए भी फोर्स लगानी पड़ रही है। अब देखो कोई बॉडी बहुत धीरे चल रही है, अगर आप चाहते हो कि वो फास्ट चले, आप उसकी वेलोसिटी चेंज करना चाहते हो या बोलूं उसकी स्पीड चेंज करना चाहते हो, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। वही बच्चों अगर आप किसी बॉडी की डायरेक्शन बदलना चाहते हो, वो इस तरफ जा रही है, आप चाहते हो कि इधर जाए, तो आप उसको धक्का मार दोगे, है ना। तो अगर आप डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए भी क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। तो सभी के पीछे कौन है? फोर्स है। बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता, है ना, ये चीज है। तो यही तो इसकी डेफिनेशन है। अब आपने फोर्सेस के बारे में 9th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बहुत सारी फोर्सेस आपने पढ़ी है। तो हमने यहां पे फोर्सेस को कैटेगराइज किया 2 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरा ग्रुप है हमारा कांटेक्ट फोर्सेस। अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, एज इट्स नेम सजेस्ट, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाएगी बिना कांटेक्ट के, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो यहां पे कुछ फोर्सेस इसके अंदर है जो हमें इस चैप्टर में जरूरी है, वही फोर्सेस के बारे में पढ़ा रहा हूं। वैसे तो बहुत सारी फोर्सेस हैं। तो यहां पे पहली फोर्स आई ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिटेल में आपको सभी फोर्सेस मैं इस वीडियो में करवाऊंगा, मतलब प्रॉपर डिटेल नहीं, ओवरव्यू दे दूंगा जितनी हमें जरूरत है इस चैप्टर में, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस के बीच में होती है, मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट के कारण आती है, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं, ये एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है बिना उसे टच किए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस की। तो इसके अंदर ये वाली फोर्सेस आएंगी। ये वो फोर्सेस हैं बच्चों जो हमें इस चैप्टर में बार बार मिलेंगी, इसलिए वही फोर्सेस आपको करवाने लगा हूं। तो पहली नॉर्मल फोर्स, फिर फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स जो आप अप्लाई करोगे। इनमें बहुत सारी फोर्सेस तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी आप 9th में पढ़ के आए हो, कुछ फोर्सेस नहीं है। तो मैं आपको सारी फोर्सेस का एक एक करके थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नॉन कांटेक्ट फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ठीक है बच्चों। तो क्या होती है ग्रेविटेशनल फोर्स बच्चों? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू देयर मासेस। अब यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज अगर आप उठाओगे तो वो एक दूसरे पे अट्रैक्शन वाली फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी दो बॉडीज बच्चे, कोई भी, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे पास अगर कोई बॉडी है तो मैं भी उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाऊंगा, मैं भी दूसरी बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाऊंगा। पर वो फोर्स जो होती है बच्चों वो बहुत कम होती है, इसलिए वो दिखती नहीं है, इसलिए उसका कोई इफेक्ट भी नहीं दिखता, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, यहाँ पे मेरे सामने एक मोबाइल पड़ा हुआ है जिसे मैं एक वीडियो शूट कर रहा हूं, तो मैं भी इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा हूं, पर ये मोबाइल मेरी तरफ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मेरी जो इस पे अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम है, इसके कारण उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो फोर्स बहुत कम है।
ऐसा क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में आएगा मास। इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो यहां पे देखो, एक बॉडी का अगर मास m1 है, एक का मास m2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ये फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। ठीक है, ये आप आगे डिटेल में पढ़ोगे, आपके सिलेबस में ग्रेविटेशनल चैप्टर है तो वहां ये डिटेल में पढ़ोगे। इस चैप्टर में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है तो इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ इतना याद रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ड्यू टू मासेस। अब मास बहुत ज्यादा होना चाहिए तब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फील होती है। इसलिए इस पूरे चैप्टर में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो यहां पे होगी बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। आपको पता है ना, अर्थ भी क्या लगाती है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी बॉडी ऊपर जाती है तो उसको आना तो नीचे ही पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि अर्थ उस पे लगाती है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जो फोर्स लगाती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास भी क्या है? बहुत ज्यादा। तो इस पूरे चैप्टर में बच्चों हमें जो फोर्स चाहिए दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ओनली। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एम ड्यू टू अर्थ, कि किसी बॉडी का मास m है, उस पे अर्थ कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी आपने लिखनी है तो वो होगी m इंटू स्मॉल जी, वेयर जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभार आप 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हो। ठीक है, तो अगर एक बॉडी यहां पे जैसे ऐसे पड़ी हुई है तो इस पे क्या लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको किधर खींचेगी? नीचे की तरफ खींचेगी। और कितनी होगी? m मास ऑफ दैट बॉडी जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस चैप्टर में तो यही लगनी है बस। अब बच्चे इस फोर्स को बोलते क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन बॉडी इज कॉल्ड वेट ऑफ बॉडी। 9th में आप ये पढ़ के आए हो बच्चों कि जो वेट होता है बॉडी का वही क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स बाय अर्थ ऑन दैट बॉडी। तो मैं ये फोर्स नहीं लिखूंगा, मैं अब पूरे चैप्टर में इस फोर्स को वेट बोलूंगा। ध्यान से सुन लेना कि ये जो वेट है दिस इज एक्चुअली अ फोर्स। और कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। जो कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रहा है। किस पे लगा रहा है? बॉडी पे लगा रहा है, जिसका मास कितना है? m। इज इट क्लियर बच्चों? अब जैसे सपोज करो यहां पे आपके पास एक टेबल है और इस पे पड़ा है बच्चे एक ब्लॉक। ठीक है, एक छोटा सा ब्लॉक पड़ा है जिसका मास है m। ठीक है, इस टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास क्या है? m। अब अर्थ जो है इसको कहां खींचेगी? अपनी तरफ खींचेगी। भी तू मेरे पास आ, तू टेबल का सीना फाड़ के मेरे पास आ। ऐसे ही होगा ना, अर्थ ने तो फोर्स लगानी ही है। अर्थ तब तक फोर्स लगाता जाएगा जब तक वो अर्थ पे आएगी नहीं, है ना। तो अर्थ जो है इस बॉडी पे क्या लगाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स बच्चे हमेशा किधर लगेगी? नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना जब भी डायग्राम पे आपने फोर्स शो करनी है, कैसे शो करनी है? आप बॉडी के सेंटर पे एक पॉइंट लोगे और वहां से बिल्कुल नीचे की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये याद रखना, पॉइंट लेना है बिल्कुल सेंटर पे और वहां से एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, यहां पे लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको मैं क्या बोलूंगा? वेट। और किसके इक्वल होगा ये? mg। इज इट क्लियर बच्चों? तो कोई भी बुक अगर टेबल पे पड़ी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे लगेगी। अब सपोज करो बच्चों आपके पास कोई ऐसा प्लेन आ गया स्लाइडिंग वाला। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब ऐसे अब प्लेन ऊपर की तरफ है, यहां पे एक मास इस तरह है, ऐसे इस तरह पड़ा हुआ है एक ब्लॉक, यही सेम ब्लॉक अब ऐसे पड़ा है। अब इस पे जो वेट लगेगा, अब अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगनी है, हमेशा लगती है। कहीं पे भी आप ब्लॉक को रख दो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगनी है। तो इस केस में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी? अगर इसका मास m है तो आपको पता है कि भी ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के इक्वल है, mg होगा। लगेगी कैसे उसके लिए देखो ध्यान से, ये बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। यहां पे आपने बनाया एक पॉइंट इसके सेंटर पे, मिड पे, वहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे की तरफ, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर नहीं बनाना आपने बस वो पॉइंट से नीचे की तरफ बिल्कुल एक सीधी लाइन खींच देनी है। वो आपकी क्या आएगी? वेट, दैट इज इक्वल टू mg। तो इंक्लाइंड प्लेन होगा तो ऐसे लगेगा वेट, और अगर नॉर्मल प्लेन है, ये सीधा था टेबल, बिल्कुल सीधा था,
है ना, तो इस पे लगेगा ऐसे वेट। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहां पे इस केस में और भी बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आपको वेट शो किया ना, ये बॉडी स्लाइड करेगी तो बहुत सारी यहां पे फोर्सेस लगनी है। जैसे जैसे आप टाइप्स पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप देखोगे कि ये डायग्राम भरता जाएगा फोर्सेस के कारण, ठीक है। तो आई होप अब आपको पता लग गया कि किसी भी बॉडी पे अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे निकालनी है और उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फोर्स की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्सेस है बच्चों, इसका डिटेल आपने +2 में पढ़ना है, ये हमें इस चैप्टर में जरूरी नहीं है। तो बच्चे नेक्स्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो बच्चे अब फोर्सेस आपने पढ़नी है, दोनों फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्सेस, इसका +1 में कोई ज्यादा यूज नहीं है। ये पूरा डिटेल में आपको चैप्टर वाइज आते हैं +2 में, तो वहां इन दोनों फोर्सेस का भर भर के आपको कंटेंट आएगा, तो वहां आपने इसको बहुत अच्छे से समझना है। अब मैं आपको एक छोटा सा बस ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये होती कौन सी फोर्सेस हैं। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होती हैं ये या तो अट्रैक्टिव होती हैं या रिपल्सिव होती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स तो अट्रैक्टिव ही है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और ये रिपल्सिव भी हो सकती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो तरह की फोर्सेस हैं, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, तभी इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो वाली फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक वाली फोर्स है मैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या है बच्चों, आपने ये पढ़ा है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। एक नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये कौन सी फोर्सेस है बच्चों, ये है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो जो चार्जेस के बीच में फोर्सेस होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो रिपेल वाली भी होती है और वो अट्रैक्ट वाली भी होती है। देखो यहाँ पे जब लाइक चार्जेस है आपके, ये लाइक हुए ना, लाइक का मतलब सेम सेम चार्जेस, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। और अगर मैं बात करूं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक का मतलब एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो चार्जेस के बीच में होती है और रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों हो सकती है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस। वही बात करें बच्चों मैग्नेटिक फोर्सेस की, तो मैग्नेटिक फोर्स में आपको समझाने के लिए मैं मैग्नेट की हेल्प लेता हूं। +2 में आप देखोगे कि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे पे लगाते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप मैग्नेट को समझो क्योंकि आप 10th में पढ़ के आए हो मैग्नेट के बारे में हल्का फुल्का। तो मैग्नेट में आपने पढ़ा है बच्चों कि वही सेम, अगर लाइक पोल्स होंगे, जैसे नॉर्थ के आगे नॉर्थ पोल आ गया तो वो उसको रिपेल करेगा, साउथ के आगे साउथ पोल आ गया तो उसे रिपेल करेगा, वहीं अगर साउथ के आगे नॉर्थ पोल आ गया तो उसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स भी रिपल्सिव भी होती है और अट्रैक्टिव भी होती है, अगेन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पोल। अगर आपके पोल लाइक है तो रिपल्शन और अगर आपके पोल अनलाइक है तो अट्रैक्शन। तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। और अगली है आपकी न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या है बच्चों, जरा गौर से सोचो बच्चों, आपने ये चीज केमिस्ट्री में पढ़ी है कि एटम में अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपने ये भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है, बहुत छोटा, और उतने छोटे से ही स्पेस में जिसको न्यूक्लियस बोलते हो आप, उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। सारे के सारे प्रोटॉन्स वही होते हैं ना, प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी वही होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं। तो आप खुद सोचो बच्चों, प्रोटॉन्स बच्चे उस छोटी सी स्पेस में है जहां पे वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि प्रोटॉन एक दूसरे प्रोटॉन पे तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। हमने पढ़ा है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगी। अब इतने से स्पेस में इतने सारे प्रोटॉन्स कैसे रह रहे हैं वहां पे, ये तो सोचने वाली बात है। वो तो एक दूसरे को रिपल्शन लगाएंगे, वो तो लड़ने पे आएंगे, एक दूसरे को मारेंगे कि चल बाहर निकल, तू बाहर निकल, है ना, रिपेल करेंगे। तो वो उतनी छोटी सी स्पेस में रह कैसे रहे हैं, और बीच में न्यूक्लियॉन्स भी हैं। तो वो फोर्सेस जो है बच्चे, जो उनको पकड़ के रख रही हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चे। पूरे यूनिवर्स में अगर बात करें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो वो न्यूक्लियर फोर्स होती है। ये फोर्स उन शैतान प्रोटॉन्स को बांध के रख रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है मैंने, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा न्यूक्लियॉन्स, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कौन कौन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स।
ये न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर इसी फोर्सेस के कारण है। अगर ये फोर्स ना होती तो प्रोटॉन अंदर नहीं टिक पाता, वो दूसरे को फोर्स लगा के बाहर भेज देता, या आप बाहर हो जाता या दूसरे को रिपेल करके बाहर भेज देता। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू है, इतना ही आपको पता होना चाहिए, नथिंग एल्स। बाकी +2 में आप जब आओगे तो तब वीडियोस देखना, तब यहाँ पे डिटेल ही होगी इन सभी की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस की, वो अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चंस में आएगी। इधर तो सिर्फ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स ही आनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कांटेक्ट फोर्सेस की तरफ। कांटेक्ट फोर्स में बच्चे सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फोर्स की, जिसे रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आगे से अगर मैं कोई भी नाम लूं इन तीनों में से, तो याद रखना कि बात एक ही है, नाम तीन है, काम सेम है। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स बोल दो या रिएक्शन बोल दो या नॉर्मल रिएक्शन बोल दो। ठीक है, अब होती क्या है ये फोर्स? व्हेन अ बॉडी प्रेस द सरफेस, then surface applied perpendicular force on body called normal force। अब इसका क्या मतलब है? देखो बच्चों, कहते एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस को क्या कर रही है? प्रेस कर रही है। किसी तरह वो बॉडी दूसरी बॉडी को जब प्रेस करेगी तो नीचे वाली बॉडी भी उस पे क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी बच्चों। अगर ऊपर वाली बॉडी इसके साथ धक्का कर रही है, इसको पुश कर रही है, तो ये शांत तो बैठेगा नहीं, ये भी बदला लेगा। तो ये उस पे परपेंडिकुलर फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा, और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। क्योंकि बच्चे ये फोर्स परपेंडिकुलर लगती है, इसलिए इसका नाम नॉर्मल फोर्स है। रिएक्शन फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले इसने उसको पुश किया ना, तभी बदले में उसने ऊपर उसकी तरफ फोर्स लगाई, इसलिए इसको रिएक्शन फोर्स बोला जाता है। इज इट क्लियर बच्चों? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे धक्का करेगी, उसको पुश करेगी, तो वो चुप नहीं बैठेगा, वो उस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, भी चल तू ऊपर चल, है ना, और वो फोर्स परपेंडिकुलर लगेगी। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब देखो यहां पे ये टेबल बनाया मैंने, होप सो ये टेबल ही लग रहा हो। ठीक है, ये टेबल बनाया मैंने, इस टेबल पे वही एक ब्लॉक रखा है मैंने जिसका मास क्या है m। तो क्या ये ब्लॉक बच्चे इस टेबल को पुश करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बच्चे नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगनी है ना। ग्रेविटेशनल तो कभी गायब नहीं होगी, वो तो हर बार लगेगी, बॉडी कहीं पे भी पड़ी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी ही लगनी है जब तक वो अर्थ पे ना आ जाए, है ना। तो ये बॉडी अगर टेबल पे पड़ी है तो इसमें सबसे पहले कौन सी फोर्स लगानी पड़ेगी आपको? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो मैंने आपको सिखा दिया है। उठाओ सेंटर पे एक पॉइंट, वहां से बिल्कुल नीचे की तरफ परपेंडिकुलर, तो वेट इसका नीचे की तरफ लगा, और वेट को ही क्या बोलते हो आप? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बॉडी का वेट नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो ये बॉडी जो है बच्चों, ये टेबल का सीना फाड़ के नीचे जाने की कोशिश कर रही है ना, तो वो उसको पुश कर रही है, टेबल को पुश कर रही है, सरफेस को उसकी। तो जब भी सरफेस को पुश करेगा, प्रेस करेगा, तो टेबल तो चुप नहीं बैठेगा। ऐसे कैसे टेबल नीचे जाने देगा? टेबल उस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। किस तरह लगाएगा? ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लगाएगा। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। एन या आर दोनों में से किसी के साथ रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। और एक चीज जो ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो फोर्स लगती है ना नॉर्मल रिएक्शन, it is always perpendicular to the surface, not to the body। बॉडी के परपेंडिकुलर नहीं होती, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये जो होता है ना, ये बॉडी के परपेंडिकुलर आती है, बॉडी के मिड से आप बिल्कुल नीचे बना देते हो, ये सरफेस के परपेंडिकुलर आती है। आपको आगे पता लग जाएगा जब मैं इंक्लाइन प्लेन लूंगा। तो याद रखना, सरफेस अगर ऐसे है तो नॉर्मल फोर्स इसके परपेंडिकुलर ऐसे बननी है ऊपर की तरफ। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है। जब एक बॉडी धक्का करेगी दूसरे के साथ, तो वो चुप नहीं बैठेगी, वो भी उसको काउंटर अटैक करने के लिए फोर्स लगाएगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो, जब ये बॉडी टेबल पे पड़ी हुई है, तो ना ही ये टेबल से ऊपर जा रही है, ना ही ये टेबल से नीचे जा रही है, टेबल पे रेस्ट पे पड़ी है। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब नीचे लगने वाली फोर्स और ऊपर लगने वाली फोर्स दोनों क्या होंगी? इक्वल। तभी ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी ना, क्योंकि फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट लगेंगे और इक्वल होंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और नेट आंसर कितना आएगा? 0। अब क्योंकि ये बॉडी ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब इस केस में आपकी N और mg दोनों क्या है?
इक्वल। इज इट क्लियर बच्चों? और मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रही है वो 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो N इक्वल टू mg। और जब बॉडी पे नेट फोर्स बच्चे 0 होती है उस टाइप पे हम बोलते हैं कि वो बॉडी किसमें है? दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। तो ये याद रखना, अब आगे से कभी भी मैं बोलूं कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, उसका क्या मतलब होगा कि उस बॉडी पे नेट फोर्स कितनी है? 0, विच मींस ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल। अगर कोई फोर्स उसके लेफ्ट लग रही है या राइट लग रही है तो लेफ्ट वाली फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगी? राइट वाली फोर्स। और उस केस में वो बॉडी कुछ नहीं करेगी, जैसी है वैसी ही रहेगी। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो, अगर बच्चे बॉडी अब इंक्लाइंड प्लेन में होती लाइक दिस, अब बॉडी ऐसे पड़ी है, ये आपका ग्राउंड है और बॉडी इस तरह पड़ी हुई है। अब इस पे बनाओ फोर्सेस। मैंने बोला था ना, ऐसा डायग्राम जब एंड तक पहुंचोगे ना वीडियो के तो देख लेना ये भर जाएगा। तो यहां पे अभी कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? सबसे पहले लगेगी आपका नीचे की तरफ वेट W, विच इज इक्वल टू mg। ठीक है, मान लो बच्चों ये एंगल है आपका यहां पे थीटा। ध्यान से सीखना, इस चीज को सीख लेना अभी से, क्योंकि पूरे चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस आने हैं। तो आई होप आप ये चीज यहीं पे सीख लो कि आगे जाके फटाफट होते जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो वेट तो नीचे लगना, वेट तो मैंने आपको सिखा दिया कि सेंटर पे पॉइंट लेना बिल्कुल नीचे। अब क्योंकि ये बॉडी जो है बच्चे नीचे वाली सरफेस को क्या करेगी? प्रेस करेगी। अब प्रेस करेगी तो ये इस पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब नॉर्मल रिएक्शन कैसे बनानी है वो सीखो। सेंटर लिया, अब सेंटर से परपेंडिकुलर तो बनानी है, पर किसके परपेंडिकुलर? सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला था कि ये जो फोर्स होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर बनानी है, ये वाले के। तो कैसे बनेगी? देखो, ये इस तरह बनेगी। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये इसके परपेंडिकुलर है, बस ये सीख लो और कुछ नहीं है इसमें सीखने वाला। ठीक है, तो वेट बिल्कुल नीचे और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर बच्चों? तो यहां पे देखो बच्चों, अब ये बॉडी पे कौन कौन सी नेट फोर्सेस लग रही है। क्या ये बॉडी अब रेस्ट पे होगी? क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी? लगेगा तो ये भी सीख लो। यहां पे देखो बच्चों, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया इंक्लाइंड का, आपको ना ये वाली फोर्स को अब रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों रिजॉल्व करना पड़ेगा? आप खुद सोचो बच्चों। अगर आपके पास एक स्मूथ सरफेस है और उस पर ऐसे कोई बॉडी रख दी तो वो किधर आएगी? वो नीचे की तरफ आएगी ना। तो इसका मतलब उस पे नेट फोर्स किधर लग रही है? नीचे की तरफ लग रही है। कितनी लग रही है वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इस वेट को। ये हर बार होती है रिजॉल्विंग, ढंग से सीख लेना। रिजॉल्विंग कैसे होगी? देखो, इस वेट के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बिल्कुल ऐसे इस तरह और एक इसके पैरेलल। एक इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एक इस सरफेस के पैरेलल। तो ये mg दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगी। अब बच्चे, अगर ये रिजॉल्व हो रही है तो रिजॉल्व तभी हो सकती है जब आपको किसी एक के साथ एंगल पता हो, क्योंकि आपको पता है जिधर एंगल होगा उधर कॉस कंपोनेंट जाता है, दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट। अब एंगल तो पता ही नहीं आपको, तो पहले एंगल निकालना सीखते हैं। देखो बच्चों, अगर ये थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो देखो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं, ये वेट वाली लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दी है, कुछ टाइम के लिए इसको मैं रेस कर रहा हूं, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, जिसमें से ये कितना है? ये है आपका 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। मान लो कि ये x है, तो x प्लस थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो x इज 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये x आ गया आपका यहाँ पे 90 माइनस थीटा। इज इट क्लियर बच्चों? उसके बाद ये जो लाइन थी बच्चों, ये डॉटेड वाली, ये डॉटेड वाली लाइन इसके क्या थी? परपेंडिकुलर थी ना बच्चों, यही थी ना, ये डॉटेड लाइन इसके परपेंडिकुलर थी। इसका मतलब ये पूरा यहां पे कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 90 का बन रहा है। अगर ये पूरा 90 का बन रहा है, उसमें से इतना एंगल आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा बच्चों? ये थीटा एंगल होगा। तभी इनका एडिशन करोगे तो आंसर कितना आएगा? देखो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, कितना आंसर आ गया? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है आपका इस केस में? थीटा। अब आगे से आपको ये करने की जरूरत नहीं, याद रख लो सीधा, अगर ये थीटा है
तो ये इसके साथ हमेशा ठिट्टा बनाएगा, क्योंकि हर न्यूमेरिकल में यही चीज आनी है, एंगल ये दिया होगा, आपने रिजॉल्व करनी है। तो आप अब टाइम नहीं खराब करोगे, अब आपको मैंने सिखा दिया कि अगर ये ठिट्टा है तो वेट जो है इसके साथ हर बार एंगल कितना बनाएगा, ठिट्टा बनाएगा। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर ये ठिट्टा है तो ये भी ठिट्टा आ गया। अब रिजॉल्व करते हैं, ये वेट ने रिजॉल्व होना था तो इस तरफ कंपोनेंट जाएगा mg cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट जाएगा mg sin थीटा। और जैसे ही आपने कर दिया रिजॉल्व, अब इसका कोई काम नहीं, क्योंकि इसको आपने रिजॉल्व कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे, क्या ये बॉडी हवा में जाएगी? क्या ये बॉडी ऐसे ऊपर जा रही? नहीं जा रही, ये बॉडी ऐसे स्लाइड कर रही है। ना ही ये बॉडी इस प्लैंक के अंदर जा रही है, ना ही ये बॉडी ऐसे हवा में जा रही है, तो सिर्फ नीचे जा रही है। इसका मतलब बॉडी ना ऊपर जा रही है ना बॉडी अंदर जा रही है। तो इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स जो ऐसे लग रही है और नीचे वाली फोर्स जो ऐसे लग रही है, ये एक दूसरे को क्या कर रही होंगी? कैंसिल कर रही होंगी। तभी तो बॉडी ना ऊपर जा रही है ना कहां जा रही है, अंदर जा रही है। बॉडी तो इस तरफ जा रही है ना, स्लाइड तो इधर करेगी। तो इस केस में क्या बोलूंगा मैं कि आपका n और mg cos थीटा इक्वल होंगे। तभी ना ही बॉडी ऊपर जा रही है ना ही बॉडी अंदर जा रही है। तो बॉडी किधर जा रही है? नीचे की तरफ जा रही है। तो क्या इस केस में बॉडी बच्चे इक्विलिब्रियम में है? नहीं है, क्योंकि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगी, ये तो नहीं कैंसिल हो रही ना किसी के साथ। क्या इसके पीछे कुछ लग रहा है? नहीं लग रहा। तो इस केस में बच्चों आप बोलोगे कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है और इस पे नेट फोर्स लग रही है, और वो नेट फोर्स किसके इक्वल आई? mg sin थीटा। और यही वो फोर्स है जो इस बॉडी को नीचे की तरफ क्या करवा रही है? स्लाइड करवा रही है। तो आई होप आपको साथ में ये कंसेप्ट भी पता लग गया होगा कि कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आई? mg cos थीटा के। जब भी आपका ऐसे इंक्लाइंड प्लेन होगा उस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ जाएगी? mg cos थीटा के। अगर सिंपल लेवल प्लेन हुआ जैसे यहां पे, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल आ जाएगी? mg के इक्वल आ जाएगी, अनटिल एंड अनलेस वो ना तो उड़ रहा है ना अंदर जा रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट फोर्स की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों फ्रिक्शन फोर्स। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? When one body slides or roll over another body, a resistive force come into play that opposes the motion of body. इसका क्या मतलब है बच्चों? एक बॉडी ऐसे पड़ी हुई, दूसरी बॉडी उसके ऊपर मूव कर रही है। अब मूव में क्या है? स्लाइड भी कर सकती है, रोल करके भी जा सकती है। तो जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करेगी, तो ये जो नीचे वाली बॉडी है बच्चों, ये उसको रेजिस्ट करेगी, मतलब उसके मोशन को रोकने की कोशिश करेगी, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड योर फ्रिक्शन फोर्स। बस इतना काम है कि ये मोशन को होने नहीं देती, उसको रोकने की कोशिश करती है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये जो फोर्स होगी, हमेशा बॉडी के मोशन के ऑपोजिट लगेगी। मतलब अगर बॉडी इस तरफ मूव कर रही है तो नीचे वाली सरफेस इसको रोकना चाहती है, तो मुझे छोड़ के मत जा, इसका मतलब वो ऑपोजिट की तरफ खींचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो वही मैंने एक लेवल प्लेन लिया, इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है, मैं इसको इस तरफ खींच रहा हूं, तो मैंने फोर्स लगाई कैपिटल एफ इसको इस तरफ खींचने के लिए। तो फ्रिक्शन किधर लगेगी बच्चों? फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगेगी। इज इट क्लियर बच्चों? फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स के ऑपोजिट होती है। जो आपने अप्लाइड फोर्स की है उसके ऑपोजिट होगी, या इसको ऐसे बोले कि फ्रिक्शन जो हमेशा बच्चे बॉडी की मोशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगी। अगर फोर्स इधर लगाई मैंने तो ये बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, तो ये फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगी। अगर मेरी अप्लाइड फोर्स इस फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो बॉडी मूव करेगी, अगर कम हुई तो ये फ्रिक्शन जो है बॉडी को मूव करवाने नहीं देगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब लगे हाथ ये भी सीख लो कि फ्रिक्शन निकालते कैसे। वैसे आपको इस चैप्टर में पूरा डिटेल टॉपिक है फ्रिक्शन का, वहां मैं इसकी टाइप्स बताऊंगा, फॉर्मुलेस वगैरह वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ फॉर्मूला सीख लो कि फ्रिक्शन निकलती कैसे है बच्चों। फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, या मैं लिख दूं म्यू इंटू आर। आर और एन क्या था बच्चों? नॉर्मल रिएक्शन। इज इट क्लियर बच्चों? अभी जो समझा के हटा, नॉर्मल रिएक्शन क्या था? ये बॉडी बेशक मूव करेगी, साथ साथ में ये सरफेस को पुश भी तो कर रही है ना, प्रेस तो कर रही है। प्रेस कर रही है तो वो इस पे क्या लगाएगा? ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। और नीचे क्या लगेगा इसके?
वेट लगेगा, है ना। नॉर्मल रिएक्शन के नीचे तो वेट लगना ही लगना है, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, अभी बताया आपको, वेट के, mg के। तो फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गया, म्यू mg। यहां पे बच्चे म्यू क्या होता है, म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। न्यूमेरिकल्स में वैल्यू दी होगी, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी फ्रिक्शन वाली। इज इट क्लियर बच्चों। तो ये फ्रिक्शन है जो हमेशा ऑपोजिट लगेगी। एक और चीज, ये फ्रिक्शन फोर्स है जो वो सरफेस के अलोंग पैरेलली लगती है और ऑपोजिट लगती है। तो सरफेस के अलोंग लगानी, ये ना हो फ्रिक्शन यहां लगा दी, यहां लगा दी तो लगा कौन रहा है फ्रिक्शन, वो सरफेस लगा रहा है, तो सरफेस के अलोंग बनानी। इज इट क्लियर बच्चों। अब वही क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको पहले भी करवाया। इंक्लाइंड प्लेन में अब सब कुछ आ रहा है, ये है आपका इंक्लाइंड प्लेन। अब मान लो कि इस केस में फ्रिक्शन भी है। अब एक चीज और सीख लो, अगर बच्चे लिखा हो ना स्मूथ सरफेस, अगर स्मूथ सरफेस है तो उस केस में फ्रिक्शन जीरो होती है। मतलब बहुत स्मूथ सरफेस बनाई है तो फ्रिक्शन नहीं लगती। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहीं स्मूथ सरफेस लिखी है तो फ्रिक्शन वहां इग्नोर हो जाती है, ठीक है। पर अगर स्मूथ सरफेस नहीं लिखी, आपकी सरफेस रफ है, तो वहां पे फ्रिक्शन जीरो नहीं होती, फ्रिक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरी सरफेस अब यहां पे क्या हो गई, रफ। पिछले केस में मैंने आपको फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करवाई क्योंकि वहां स्मूथ सरफेस थी, अब रफ सरफेस है। तो वही सेम, यहां एंगल थीटा है तो पहले पीछे वाली चीजें बना देते हैं। तो यहां पे बिल्कुल परपेंडिकुलर नीचे लगेगा वेट mg, यहां से ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर क्या आएगा, n या r। फिर आपको पता है कि रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ, ठीक है बच्चों। तो आपको ये भी सिखा दिया, अगर ये थीटा है तो अब डायरेक्ट ये कितना हो जाएगा आपका थीटा, इस तरफ कंपोनेंट mg cos थीटा और इस तरफ कंपोनेंट mg sin थीटा। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई थी आपकी, mg cos थीटा, क्योंकि बॉडी ने हवा में नहीं उड़ना तो ऊपर वाली और अंदर वाली फोर्स क्या होंगी, इक्वल। अब यहां पे बॉडी ने किधर स्लाइड करना था, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ उस पर फोर्स लग रही है। अगर स्मूथ सरफेस होती तो ये बॉडी ऐसे नीचे की तरफ क्या करती, स्लाइड हो जाती। पर इस केस में रफ है, रफ है तो नीचे वाली सरफेस उसको जाने से रोकने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब इस केस में फ्रिक्शन किधर लगेगी बच्चों, इस केस में फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगी, इस तरफ, क्योंकि बॉडी ने किधर जाना है, नीचे की तरफ जाना है ना। ये वाली जो फोर्स है ये नीचे की तरफ उसे खींचने की कोशिश कर रही है, तो वो नीचे की तरफ स्लाइड होगी। अब नीचे की तरफ अगर वो आ रही है तो ऑपोजिट क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। अब यहां पे बच्चे दो केसेस आ जाते हैं, मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन साथ साथ में समझा रहा हूं, ठीक है। यही चीजें न्यूमेरिकल में आती है। दो केसेस आएंगी, अगर बॉडी जो है विल नॉट स्लाइड, रुक जाए, जादू हो गया, चमत्कार हो गया, नीचे नहीं आ रही, वहीं रुक गई, उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब बॉडी किस में आ चुकी है, बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई है, बॉडी के पास इक्विलिब्रियम वाली ताकत आ चुकी है, सारी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, उस केस में कैंसिल कर रही हैं। उसका क्या मतलब होगा, ऊपर वाली तो नीचे वाले के साथ इक्वल थी, अब आगे वाली और पीछे वाली भी क्या हो जाएंगी इस केस में, इक्वल। मतलब आप बोलोगे इस केस में फ्रिक्शन किसके इक्वल आ गया, mg sin थीटा के। वैसे फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों, म्यू इंटू एन के, तो फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू एन mg sin थीटा। यहां से आप कुछ भी आगे फर्दर निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये वो केस है बच्चों जिसमें बॉडी स्लाइड नहीं कर रही, इसका मतलब बॉडी वहीं पे रुक गई, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, इसका कोई काम नहीं क्योंकि आपने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। बट अगर बॉडी अब भी स्लाइड करती फिर क्या होता, तो उसको देखो। तो अब बच्चे बॉडी अभी भी स्लाइड कर रही है डाउनवर्ड की तरफ, तो उस केस में देखो डाउनवर्ड जा रही है, तो ये n और mg cos थीटा तो इस केस में भी इक्वल ही होंगे आपके, तो n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये तो इक्वल ही है। पर इस केस में बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी, बॉडी इस केस में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो बॉडी पे क्या लगेगी, नेट फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स निकालोगे कैसे बच्चे, नेट फोर्स निकालने के लिए ना बस ये चीज याद कर लेना कि जो मूव करवा रही है फोर्स उसमें से माइनस कर दो जो क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही है फोर्स। बस ये चीज को याद कर लेना, पूरे चैप्टर में मैं ये लगाऊंगा कि मूव करवाने वाली फोर्स में से रेजिस्ट करने वाली फोर्स मतलब रोकने वाली फोर्स क्या कर दो, माइनस कर दो, वो आ जाएगी नेट फोर्स। तो इस केस में बॉडी जा किधर रही है,
बॉडी इस तरफ स्लाइड कर रही है ना, तो बॉडी को कौन सी फोर्स मूव करवा रही है बच्चों, mg sin थीटा। तो नेट फोर्स के लिए मूव करवाने वाली फोर्स हो गई mg sin थीटा, और रेजिस्ट कौन कर रही है, कौन कह रहा है कि ना जा, वो कौन है, फ्रिक्शन, तो F क्या कर दोगे, माइनस। तो कभी भी अब आपने नेट फोर्स निकालनी है, ये याद रखना, मूव करवाने वाली फोर्स में से रेजिस्ट करवाने वाली फोर्स जो है उसको माइनस कर देना, वो आपकी आ जाएगी नेट फोर्स। अब यहां पे mg sin थीटा तो एज सच, और F कैसे निकलेगा, F के लिए आपको पता है फॉर्मूला क्या था, म्यू इंटू एन या म्यू इंटू आर, तो म्यू इंटू एन कर दिया, और n किसके इक्वल था बच्चों, n इज योर mg cos थीटा। तो यहां से आप निकाल दोगे नेट फोर्स। इनको अच्छे से सीख लो, क्योंकि अगर आपने ये चीजें यहां पे सीख ली ना, तो लॉज ऑफ मोशन ऐसे चुटकियों में ही पूरा चैप्टर निकल जाएगा, और आप बोलोगे सर इतना इजी चैप्टर है ये, तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको ये चीजें सिखा रहा हूं, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट फोर्स की तरफ। नेक्स्ट है बच्चों टेंशन फोर्स। इसका नाम टेंशन रखती है क्योंकि ये आपको टेंशन देने वाला फोर्स है। ये बहुत ही मुश्किल फोर्स है, मतलब समझना इसको बहुत मुश्किल है, पर आपने नहीं घबराना, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको ये फोर्स बड़े आराम से समझ लग जाएगी। तो देखो क्या है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स बेसिकली होती किसमें, पहले ये चीज सीखो। टेंशन फोर्स सिर्फ रस्सियों में लगेंगी, स्ट्रिंग्स में लगेंगी, ठीक है, सिर्फ रोप्स में लगेंगी, ठीक है। लगेगी कैसे, उसके लिए एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे दी है मैंने। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सा पर्सन खड़ा है, बॉडी बिल्डर पर्सन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे एक मास को ये खींच रहा है। ये बॉडी बिल्डर पर्सन एक मास को ऐसे खींच रहा है रस्सी के साथ, झक इस तरह, चल भी आजा, है ना। तो ये जो पर्सन है बच्चे, इस रस्सी पे लगाएगा फोर्स, और इस रस्सी पे जब ये फोर्स लगाएगा तो ये मास इसके साथ आगे मूव करना शुरू हो जाएगा, ये चीज होगी। पर जरा सोचो बच्चों, आपने फोर्स किस पे लगाई, रस्सी पे लगाई आपने फोर्स, तो वो मास कैसे आगे आ गया, मैंने तो फोर्स रस्सी पे लगाई थी, तो वो मास कैसे आगे आ गया, वो मास इसलिए आगे आ गया क्योंकि आपकी रस्सी ने उस मास को खींचा। तो वो जो रस्सी ने फोर्स लगाई इस मास पे, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। तो ये लगी टेंशन फोर्स, आपने लगाई रस्सी पे फोर्स, रस्सी ने जो है आगे इस मास पे लगाई फोर्स, जिसके कारण ये आगे मूव करना शुरू हो गया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही इजी था, कहां ये मुश्किल है, क्यों बोल रहे थे टेंशन। अब ये ध्यान देना, टेंशन सिर्फ इधर नहीं लग रही बच्चों, टेंशन इस तरफ भी लग रही है, अंदर की तरफ है। ये कैसे लग गई सर टेंशन फोर्स, आपने तो फोर्स इस तरफ लगाई, उसने मास को इस तरफ खींचा, फिर इधर किधर की टेंशन। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, आगे सब बताऊंगा। एक डेमोन्स्ट्रेशन और देख लो। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे बच्चे आपने एक रूफ के साथ एक मास को लटका दिया, तो ये मास का जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा, मतलब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी mg, तो ये नीचे आ जाना चाहिए था। अब ये नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये रस्सी इसको क्या है, पकड़ के रख रही है ऊपर की तरफ इस तरह। तो इसका मतलब ये जो रस्सी है इस पे क्या लगा रहा है, टेंशन फोर्स लगा रहा है। किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां पे तो टेंशन लग रही है, साथ में बच्चों यहां पे भी टेंशन लग रही है नीचे की तरफ। अब फिर सोचोगे कि यहां क्यों टेंशन लग रही है, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। पहले तो ये याद रखना कि टेंशन फोर्स एक पुलिंग फोर्स है। पहली चीज जो याद रखनी है कि टेंशन फोर्स एक पुलिंग फोर्स है, वो कभी पुश नहीं करती। रस्सी कभी भी किसी चीज को पुश नहीं करती, रस्सी से हम सिर्फ पुल ही कर सकते हैं। मतलब अगर किसी चीज को आपने मूव करवाना है तो आप रस्सी को पुल करोगे, पुश से उसको कुछ नहीं होता। पुश करोगे तो रस्सी जो है वो क्या हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हो जाएगी, तो उसमें कोई टेंशन नहीं रहती। रस्सी में टेंशन तब आती है जब वो रस्सी स्ट्रेच ऐसे तीखी हो जाती है, स्ट्रेच ऐसे हार्ड हो जाती है ना, तो तब आती है उसमें टेंशन फोर्स। अब रही बात दोनों तरफ के केसेस की, तो उसके लिए बच्चों एक चीज याद रखना, जिससे आपको ये टेंशन का कंसेप्ट आराम से पता लग जाएगा कि जो बच्चे टेंशन फोर्स होती है वो एंड टू एंड लगती है। मतलब रस्सी में एक एंड से इस तरफ लगेगी, दूसरी एंड से इस तरफ लगेगी। ऐसे क्यों लगेगी कि जो वो रोप है ना, इट डजंट वांट टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, मतलब वो अपनी लेंथ जो है नहीं बढ़ाना चाहती। तो मतलब इसको इमेजिन करो बच्चों, आपने ना एक रस्सी को ऊपर से पकड़ा है और आपका फ्रेंड ऐसे नीचे लटका हुआ है इस तरह, ठीक है। तो आपने रस्सी को, आप इमेजिन करना है इस चीज को, ठीक है, लटक मत जाना, सिर्फ इमेजिन करना है। आपने एक रस्सी को ऐसे पकड़ा है और नीचे आपका फ्रेंड ऐसे लटका हुआ है। तो देखो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो हो गया, आप यहां पे खड़े हो, आपने इस तरह
रस्सी को पकड़ा हुआ है, नीचे आपका फ्रेंड ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। तो आपने रस्सी को यहां से ऊपर खींचा, आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, है ना, तो रस्सी उसमें टेंशन नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है, क्योंकि आप उसको खींच रहे हो ना, तो रस्सी लंबी नहीं होना चाहती, रस्सी अपनी लेंथ नहीं बढ़ाना चाहती। तो अगर आप उसको ऊपर खींच रहे हो तो वो रस्सी क्या करेगी, अपने आप को नीचे खींचेगी। वहीं अगर बात करें बच्चों यहाँ पे जो नीचे फ्रेंड लटका हुआ है, वो रस्सी को किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। उस केस में रस्सी की लेंथ नीचे की तरफ बढ़ेगी, तो टेंशन किधर लग जाएगी, टेंशन उस केस में ऊपर की तरफ लग जाएगी, क्योंकि वो अपनी लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता। तो बस ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं और टेंशन का काम आप ऐसे तमाम कर दोगे। इज इट क्लियर बच्चों कि जो टेंशन फोर्स है, एक तो एंड्स टू एंड्स लगेगी, दूसरी क्या चीज है कि टेंशन फोर्स ऐसे लगती है कि रस्सी अपनी लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता। इज इट क्लियर बच्चों। अब उसके बाद एक चीज और सीख लो यहां पे कि अगर सपोज करो बच्चों, यहां पे देखो एक मास, ये दूसरा मास, यहां पे ऐसे रस्सी है और पर्सन इसको खींच रहा है, ठीक है, इसको आप खींच रहे हो अब इस तरफ फोर्स लगा के। तो अब इसमें टेंशन ड्रॉ करनी सिखाते हैं आपको। तो देखो आप इसको इस तरफ खींच रहे हो, इस तरफ खींच रहे हो, तो आपको मैंने सीधे बता दिया, एक ये टेंशन यहां पे लगेगी रस्सी पे और एक यहां पे लगेगी, 2 डिफरेंट पीसेस है ना। तो जब आपकी रोप्स अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी टेंशन भी अलग अलग हो जाती है। ये सीख लेना कि सभी में टेंशन सेम नहीं रहेगी, रोप का पीस बदल गया तो टेंशन बदल गई। तो इसमें टेंशन कैसे लगेगी, एंड्स टू एंड, कितना इजीली अब आपको सिखा दिया मैंने, ये इधर और इस तरफ टेंशन इधर। इसमें टेंशन किधर लगेगी, देखो जब आपने इसको खींचा तो ये ब्लॉक अगले वाले को खींचेगा, तो रस्सी नहीं अपने आप को खींचने देगी, तो ये टेंशन इधर लगाएगा और ये टेंशन इस तरफ लगाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। अब बच्चों अगर मैं बोलूं कि भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, अब ये भी लगे हाथ सीख लो। फ्री बॉडी डायग्राम होता है बच्चों कि इंडिविजुअल, अगर सिस्टम में बहुत सारी बॉडीज हैं, इंडिविजुअल बॉडी को उठाओ और उस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं वो बना दो और उससे आगे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे मान लो कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो m1 वाले पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, देखो m1 पे ये टेंशन लग रही है, इस तरफ सिर्फ यही लग रही है, ये वाली टेंशन तो इस पे लग रही थी ना, तो सिर्फ एक ये टेंशन लग रही है इस तरफ, और क्या लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा m1g वेट, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ऐसे पड़ा होगा किसी टेबल पे, ग्राउंड पे कुछ भी लगा होगा, ग्राउंड पे तो नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ना, तो ये चीजें लग रही है। तो आप क्या बोलोगे, हवा में तो जा नहीं रहा वो, तो n किसके इक्वल आ गया, m1g के। तो नेट फोर्स क्या है इस केस में, कौन खींच रहा है इसको, सिर्फ t। फ्रिक्शन मैंने मानी नहीं, मैंने कहा स्मूथ सरफेस है, तो नेट फोर्स क्या आ गई, टी। ऐसे ही अगर मैं बोलूं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो कैसे बनेगा, ये m2, इसमें इस तरफ कौन सी टेंशन है, t, इस तरफ कौन सी टेंशन है, t। अब एक चीज और सीख लो, यहाँ पे टी नहीं रखना, मैंने बताया था आपको कि दोनों में टेंशन सेम नहीं होगी। अगर ये टी है तो ये टी डैश होगी, मतलब अगर आपकी रोप बदल गई तो उनमें टेंशन भी चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर बच्चों। तो यहाँ पे टी ली है, यहाँ पे दूसरी रोप आ गई तो टी डैश लेगी, ठीक है। तो दूसरी बॉडी के लिए यहाँ पे अब टी डैश लग रही है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, नीचे लगेगा m2g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब ये बॉडी किस तरफ जा रही है, अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, क्योंकि मैंने फोर्स इस तरफ लगाई ना, तो बॉडी इस तरफ जा रही है, तो आप बोलोगे कि इस केस में बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी, है ना, क्योंकि बॉडी को मैंने क्या बोला है कि सारा सिस्टम इधर जा रहा है, तो सारा सिस्टम अगर इधर जा रहा है तो इस बॉडी पे नेट फोर्स लगेगी। कितनी लगेगी, तो उसके लिए वही सेम बच्चों, मूव करवाने वाली फोर्स में से रेजिस्ट करने वाली फोर्स माइनस कर दो। तो कौन मूव करवा रहा है, किधर जा रहा था सिस्टम, इधर जा रहा है सिस्टम, तो मूव करवा रहा है टी डैश, और रेजिस्ट कौन कर रहा है, टी। तो ये आ गई नेट फोर्स आपकी, सिंपल सी बात है। तो ये फोर्स को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है मुझे बस इसी से पता लग गया। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गई ये चीज। अब अगर आप ये वाली चीज उठाओ, सिर्फ इस पर्सन की इस एंड को उठाओ, तो इस एंड पे क्या है, टेंशन अंदर की तरफ लग रही है, आपकी फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, तो क्या हो जाएगा कि टेंशन और आपकी फोर्स क्या है, इक्वल है। तभी तो इक्वल फोर्स यहां से आगे ट्रांसमिट होगी, तभी वो फोर्स इसको खींच रही है। एक्चुअल में तो यही हो रहा है, आपने रस्सी के इस एंड को खींचा, इस एंड से फोर्स आगे ट्रांसफर होने चली, सेम ही फोर्स, और वो फोर्स इसको किधर खींच रही है, इस तरफ खींच रही है। इज इट क्लियर। तो टी डैश जो है, यहाँ पे डैश है सॉरी, तो टी डैश जो है वो एफ के इक्वल आ गया, तो ये वाली टी डैश एफ है, तो ये भी टी डैश एफ है, तो इस बॉडी को इस तरफ कितनी फोर्स से खींच रहे हो, एफ फोर्स से खींच रहे हो, जो आप लगा रहे हो।
क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो ये था सारा कंसेप्ट टेंशन का। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसके बहुत सारे, आगे पुली का इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लगे आप वो भी देख लो। जैसे ये पुली है, पुली तो पता है ना, वो आप कुएं में से पानी निकालते तो ऐसे खींचते हो रस्सी को, है ना? तो ये वही है, यहाँ पे एक बॉडी लटकी हुई है इसके साथ, यहाँ पे एक बॉडी लटकी हुई है इसके साथ, ठीक है? तो इस केस में देखो रस्सी तो एक ही है, तो यहाँ पे इसका वेट नीचे की तरफ, मान लो इसका मास m1 है तो वेट m1g, इसका मास m2 है तो इसका वेट भी नीचे की तरफ लगेगा m2g। ऊपर क्या लगेगी बच्चे? ऊपर लगेगी टेंशन, यहां से एक एंड ऊपर, यहां से दूसरा एंड, ये भी क्या आएगा ऊपर, देखो ऊपर ही लगेगी ना। ये वेट रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है तो रस्सी क्या करेगी? इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। ये भी वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है तो रस्सी कहां करेगी? ऊपर की तरफ करेगी, है ना? अगर तो बच्चे ये मूव नहीं कर रहा, अगर ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना ये नीचे जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है, तो उस केस में आप क्या बोलोगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम उठाया मैंने, सिर्फ इसका। तो अगर ये बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट पे है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में। तो आप बोल दोगे कि ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स क्या है? इक्वल। तो टी किसके इक्वल आ गया? m1g। वहीं अगर बात करें बच्चे इस साइड, तो इस साइड भी क्या आ जाएगा? टी किसके इक्वल आ गया? m2g के इक्वल आ गया, ठीक है बच्चों? और वहीं अगर ये मूव करती, तो मूव कर रही है तो नेट फोर्स लगेगी। जैसे मान लो कि ये बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, इधर की तरफ मूव कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है? कांस्टेंट नहीं मूव कर रही है, एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। तो उससे क्या होएगा? आपने जब नेट फोर्स निकालनी है तो मूव करवाने वाली फोर्स कौन सी है? m1g। और रोकने वाली फोर्स कौन सी है? t। नीचे जा रही है तो ये मूव करवा रही है और ये क्या कर रही है? रोक रही है। तो ये मैंने नेट फोर्स लगा दी किस पे? m1 वाली बॉडी पे, ठीक है? तो इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? यहां से ही मुझे क्या निकल जाएगा? टी की वैल्यू पता लग जाएगी अगर मेरे पास नेट फोर्स अवेलेबल है, ठीक है? एक चीज और सीख लेना बच्चों, फोर्स नेट बॉडी पे तभी लगती है जब बॉडी की एक्सेलरेशन होती है। अगर बॉडी एक्सेलरेट नहीं हुई तो बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होती है। ये अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा, न्यूटन के लॉ पढ़ाऊंगा, वहां पता चलेगा नो एक्सेलरेशन मींस नो नेट फोर्स, ठीक है? फोर्स लग सकती है पर नेट फोर्स कितनी होगी उस केस में? जीरो, अगर बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है? जीरो, ठीक है? तो यहाँ पे टेंशन फोर्स का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया। अब लास्ट है आपकी स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चे नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। अब देखो स्प्रिंग फोर्स की बात करें तो आप सभी ने स्प्रिंग तो देखा ही है। एक स्प्रिंग को बच्चे आप अगर बाहर की तरफ खींचते हो तो आप जितना ज्यादा उसको खींचोगे उसके बाद छोड़ोगे तो उतनी ज्यादा फोर्स के साथ वो क्या जाता है? अंदर की तरफ जाता है। अगर आपने कम खींचा उसको तो वो कम फोर्स से अंदर जाता है, अगर आपने ज्यादा खींचा तो वो ज्यादा फोर्स से जाता है। वहीं अगर बात करें कंप्रेस की, अगर आपने कम कंप्रेस किया तो वो बाहर की तरफ कम फोर्स से आता है, वहीं अगर आपने ज्यादा कंप्रेस कर दिया तो बाहर की तरफ वो ज्यादा फोर्स से आता है। तो इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर फोर्स जो है वो स्टोर हो जाती है। कब? जब आप उसे क्या कर रहे हो? या तो कंप्रेस कर रहे हो या उसे क्या कर रहे हो? एक्सपैंड कर रहे हो। तो उसके अंदर फोर्स स्टोर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। वो जो फोर्स स्प्रिंग जमा कर रहा है ना साथ साथ में, जब आप उसको खींच रहे हो या उसको कंप्रेस कर रहे हो तो वो स्प्रिंग बड़ा शैतान है, वो फोर्स अंदर स्टोर कर रहा है, वो बदला लेता है आपसे। एक बार छोड़ो तो सही, आ रहा हूं मैं भी वापस, है ना? तो वो जो फोर्स स्टोर कर रहा है उसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, और दैट इज आल्सो कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? तो यहाँ पे देखो एक नॉर्मल स्प्रिंग था, मैंने इसके साथ एक मास लगा दिया और उसको मैंने खींच दिया। कितनी लेंथ से खींचा? x। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई? x, ठीक है? ये जो था स्टार्टिंग में, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब होता है बच्चे कि यहाँ पे आपकी जो इसमें स्ट्रेच है या कंप्रेस है वो जीरो है, मतलब वो स्प्रिंग फ्रीली पड़ा है, ना ही तो इसमें कंप्रेशन है ना ही आपने इसको क्या किया है? एक्सपैंड किया है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया? एक्सपैंड कर दिया, मैंने खींच दिया इसको। कितनी लेंथ से? x। और निचले वाले केस में मैंने क्या कर दिया? इसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है? कितनी लेंथ से किया? अगेन एक्स लेंथ से किया, मान लो एक्स लेंथ से किया। तो इसके अंदर जो है बच्चों फोर्स स्टोर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। इस केस में किस तरफ स्टोर होगी? इस केस में अंदर की तरफ स्टोर होगी, क्योंकि जैसे ही आप इसको छोड़ोगे स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ आएगी, और इस केस में जब आप इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ आएगी। मतलब कि जो आपकी स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑपोजिट टू कंप्रेशन और एक्सपेंशन। अगर आपने एक्सपैंड किया है तो वो अंदर की तरफ कंप्रेस होने के लिए जाएगा, और अगर आपने उसको कंप्रेस किया है तो वो
बाहर की तरफ एक्सपैंड होने जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट स्प्रिंग फोर्स। अब इसको निकालना कैसे, अगेन बच्चों अगला चैप्टर जब आप पढ़ोगे उसमें ये पूरा डिटेल टॉपिक है, वहां मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो किसके इक्वल होती है, के इंटू एक्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज के इंटू एक्स। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू है स्प्रिंग पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन होती है, मतलब कांस्टेंट है एक तरीके से, स्प्रिंग का एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको गिवन होती है। ये किस पे डिपेंड करता है कि अगर आपका स्प्रिंग स्टिफ है, मतलब बहुत हार्ड है इसको खींचना, तो वहां पे के की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर सॉफ्ट है, बहुत आराम से खींचा जा रहा है, तो उसकी के की वैल्यू कम होती है। डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो ये स्प्रिंग फोर्स उसमें क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, या आप बोलो कि कितना आपने उसको खींचा, और दूसरी चीज डायरेक्शन इसके हमेशा ऑपोजिट होगी। अब इसकी भी लगे हाथ एक छोटी सी एग्जांपल आपको सिखा देता हूं। मान लो कि इस बार मैंने एक वेट को लटकाया है स्प्रिंग के साथ। ठीक है, तो पहले ये स्प्रिंग नॉर्मल ऐसे था, बिल्कुल ऐसे, मतलब जब मैंने इसको बिना मास के नीचे लटकाया तो ये ऐसे था। जैसे ही मैंने इसके साथ कुछ लटकाया तो ये थोड़ा सा क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसमें एक्सटेंशन आ गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि अंदर की तरफ क्या स्टोर हो चुकी है, इस केस में स्प्रिंग फोर्स स्टोर हो चुकी है। ठीक है, और नीचे क्या लग रहा है, देखो इस तरह है ना, यहां पे ऊपर लग रही है स्प्रिंग फोर्स, नीचे क्या लग रहा है इसका बच्चे, वेट। यही चीज लग रही है। रस्सी में ऊपर टेंशन लग रही थी जो उसको पकड़ के रख रहा था, इस केस में ऊपर क्या लग रही है, स्प्रिंग फोर्स लग रही है। आपने स्प्रिंग रख दिया तो स्प्रिंग फोर्स लग रही है। अब स्प्रिंग फोर्स इसको क्या है, पकड़ के रख रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्स कितनी होगी, स्प्रिंग फोर्स होगी के एक्स की इक्वल। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, अगर ये रुक गया है, मतलब लटका हुआ है ना, अब ये रुक गया है वहां पे, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है। इस केस में ना ये ऊपर जा रहा है वेट, ना ये नीचे जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि इस स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स आई है, जो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स आई है, वो किसके इक्वल होगी, वेट के इक्वल होगी, क्योंकि ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी, नीचे वाली फोर्स। तो यहां से आप लिख दो कि के एक्स किसके इक्वल आ गया, mg के। तो कुछ नहीं है बच्चों, जैसे पिछले केस में टेंशन था, टेंशन पकड़ के रख रही थी, तो आप क्या कर रहे थे, टेंशन इक्वल टू mg। यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग पकड़ के रख रहा है, स्प्रिंग ने पकड़ने से पहले थोड़ा सा हुआ, एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड हुआ तभी उसमें क्या है, फोर्स स्टोर हुई। अगर एक्सपैंड ना होता तो उसमें फोर्स आती ना, तो इसलिए पहले वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने से उसके अंदर क्या हुई, थोड़ी सी फोर्स अंदर स्टोर हो गई, और उसी फोर्स की हेल्प से उसने क्या किया, ये नीचे वाली जो वेट है, वेट भी फोर्स है, नीचे वाली वेट वाली फोर्स को उसने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, और बॉडी वहीं पे इक्विलिब्रियम में। इज इट क्लियर? तो आई होप बच्चों अब आपको ये सारी फोर्सेस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करोगे इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, पर आई होप अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि हमने हर फोर्स की एक्सप्लेनेशन के साथ आपको न्यूमेरिकल का कंसेप्ट साथ में ही सिखा दिया। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें आपको मैं न्यूटन के लॉ के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।